नमस्कार प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और बायोमॉलिक्यूल के इस सफ़र में चलते चलते हम लोग आ गए लेक्चर नंबर 6 पे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर नंबर 6। और आज का जो लेक्चर है वो है सम इम्पॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। इसके पिछले लेक्चर्स में हमने मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स को ख़त्म किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स में देखिए ज़्यादा चीज़ें हम लोगों को नहीं पढ़नी है, टू द पॉइंट रहना है। जितना एनसीईआरटी बोल रही है उतना ही करना है, बहुत ज़्यादा इधर उधर से पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बेसिकली हमें अपने सिलेबस में 3 पॉलीसेकेराइड्स के बारे में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। जिसमें से सबसे फर्स्ट पॉलीसेकेराइड्स जो आता है वो है हमारा स्टार्च, सेकेंड है ग्लाइकोजन एंड थर्ड वन इज सेलुलोज। थोड़ी थोड़ी पढ़ाई है इनके बारे में, बाकी पॉलीसेकेराइड्स के बारे में कोई दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्च की कहानी। स्टार्च के बारे में जो कीवर्ड्स है, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं एनसीईआरटी में, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एक बार आपको समझा देते हैं क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर स्टार्च का हम इंट्रोडक्शन लें तो स्टार्च क्या है? मेन स्टोरेज ऑफ कार्ब्स फॉर प्लांट्स। प्लांट्स जो होते हैं उनके लिए कार्बोहाइड्रेट का जो मेन सोर्स होता है स्टोर करने का, मतलब है कि जो प्लांट्स हमारे आसपास हैं वो कार्बोहाइड्रेट को किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। तो वो जो सबसे मेन फॉर्म होता है इसको हम स्टार्च कहते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि मेन स्टोरेज ऑफ कार्ब्स, कार्ब्स मीन कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का जो मेन सोर्स है स्टोर करके रखने का, वो स्टार्च है। इसका मतलब अगर हमसे एक सवाल पूछें कि प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट को किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, तो आंसर हम क्या देंगे? स्टार्च। सेम केस अगर हम लोग ग्लाइकोजन की बात करेंगे तो जो एनिमल्स होते हैं, यानी इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग आल्सो, वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। वो नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्लियर किया क्या है कि प्लांट्स के लिए स्टोरेज कार्ब्स क्या है, स्टोर करने वाला कार्ब्स क्या है, तो स्टार्च। सेकेंड है मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर कार्ब्स फॉर ह्यूमन। ये पहली बात किसके लिए हुई? प्लांट के लिए हुई। और दूसरी बात किसके लिए हो रही है? ह्यूमन के लिए हो रही है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग को जो कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है बाहर से, एक्सटर्नली जो चाहिए होता है, उसके लिए जो सबसे मेन सोर्स है वो क्या है? स्टार्च। अच्छा, देखा जाए तो बड़ी जेन्युइन बात है। कैसे? प्लांट स्टोर करके रखते हैं कार्बोहाइड्रेट को किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। और ह्यूमन, मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन कार्बोहाइड्रेट या किसी भी फूड सोर्स के लिए ज़्यादातर किस पे डिपेंडेंट होते हैं? प्लांट्स के ऊपर। तो अगर हम लोग प्लांट को कंज्यूम करेंगे तो हम कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट के किस सोर्स को कंज्यूम कर रहे हैं? स्टार्च को। तो हम लोग कंज्यूम क्या करते हैं? स्टार्च को। प्लांट जो स्टोर करके रखता है हम उसे क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। स्टार्च क्या है? पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब है कि इसमें ढेर सारे मोनोसेकेराइड्स के यूनिट अटैच होंगी, इसीलिए इसका नाम है पॉलीसेकेराइड्स। तो इसमें जो इसकी सिंगल यूनिट होती है वो क्या है? अल्फा ग्लूकोज। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब है कि अगर मैं स्टार्च का क्या कर दूं? हाइड्रोलिसिस कर दूं। हाइड्रोलिसिस मतलब H3O+, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है? यहाँ पे मुझे ग्लूकोज मिलने वाला है। क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। अब ये तो हुआ एक जनरल फॉर्मेट, एक इक्वेशन के फॉर्मेट में हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब देखिए वो इक्वेशन हम याद कैसे करेंगे? बड़ा ही सिंपल है याद करना। आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी पॉलीमर की बात आती है तो हम नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने लेंगे? बहुत ज़्यादा लेंगे। बहुत ज़्यादा में कितना नंबर? n। क्या मानेंगे? n। तो अगर मैं मान लूँ कि इसमें n नंबर ऑफ ग्लूकोज मिलकर स्टार्च को फॉर्म किए हैं तो इधर कितने ग्लूकोज बनेंगे? तो N C6H12O6 बनेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या एज्यूम किया? मैंने पूरी केमिस्ट्री में यूपीएससी पूरी एज्यूम करके चलती है कि जहाँ भी पॉलीमर की बात होगी तो उसमें नंबर ऑफ मोनोमर्स या नंबर ऑफ सिंगल यूनिट्स की बात की जाएगी।
तो हम कितना मानेंगे, n मानेंगे, ठीक है। तो हमने मान लिया कि n नंबर ऑफ ग्लूकोज मिलकर किसको फॉर्म करते हैं, स्टार्च को। अब हमें पता है ये जो स्टार्च बना होगा ऐसे तो नहीं बना होगा, इधर स्टार्च जो भी रहा होगा उसमें हमने H2O के मॉलिक्यूल ऐड किए होंगे। कितने ग्लूकोज बनाए हमने, n बनाए, तो कितने वाटर ऐड किए होंगे, n ऐड किए होंगे, ठीक है। अब n मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अगर हमने ऐड कर दिया तो बहुत सिंपल है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे कार्बन है, नहीं है, तो आपको लिखना है C6। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हम क्या ला रहे हैं, एक्स्ट्रा ला रहे हैं, और यहाँ पर कितने हैं, 12। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, H10 2n, बाहर n लगाना हमें। ऑक्सीजन कितना है, 6 है, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 5, और यहाँ पे मैं क्या लगा लूँगा, n लगा लूँगा। तो ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं मुझे किसका मिल जाएगा, स्टार्च का, C6H10O5। अब इसमें आराम से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैथ्स आपको इतनी तो आती होगी कि NH2 और NO इसमें ऐड करेंगे तो सिंपल ये फॉर्मूला आपको मिलने वाला है। तो इसलिए हम स्टार्च के फॉर्मूले को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया स्टार्च का इंट्रोडक्शन। अब इसमें जो 4th पॉइंट है, स्टार्च में एक और पॉइंट है और यही लास्ट पॉइंट है, यहीं पे कहानी खत्म होती है। स्ट्रक्चर वगैरह अभी हम बनाना सिखा देंगे कैसे बनाते हैं। लास्ट पॉइंट कहता है कि जो स्टार्च होता है ना, ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। स्टार्च इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, फर्स्ट इज नोन एज अमाइलोज एंड सेकेंड इज नोन एज अमाइलोपेक्टिन। मतलब 2 कंपोनेंट हैं इसके, एक अमाइलोज है, एक अमाइलोपेक्टिन है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि ये ग्लूकोज के बार बार रिपीट होने से बना है। तो इसमें 2 कहाँ से आ गए, 2 ऐसे आ गए कि जो अमाइलोज होता है, पहले तो बेसिक बात जान ले कि जो स्टार्च होता है उसका 15 to 20% कौन फॉर्म करता है, अमाइलोज फॉर्म करता है, एंड 80 to 85% कौन फॉर्म करता है, अमाइलोपेक्टिन। अब बेसिक फ़र्क क्या है दोनों में, बेसिक फ़र्क ये है कि जो अमाइलेज होता है, अमाइलोज होता है, वो स्ट्रेट चेन होता है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, एकदम स्ट्रेट चेन होती है। किसकी, ग्लूकोज की। एक ग्लूकोज फिर स्ट्रेट चेन में चलेगा, अगला ग्लूकोज, फिर उसके बाद अगला, फिर इसके बाद अगला। कैसे चलेगा, तो एक ग्लूकोज से दूसरे ग्लूकोज को ऐड करने के लिए बीच में एक लिंकेज चाहिए होता है। लिंकेज का नाम क्या है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो जो स्ट्रेट चेन बनता है वो C1 और C4 के बीच में बनता है। पहले भी हमने देख रखा है डाइसैकेराइड्स माल्टोज के अंदर ऐसा ही होता था। तो C1 C4 के साथ स्ट्रेट चेन बनता जाएगा, मतलब ग्लूकोज पहला आएगा, इसके फर्स्ट कार्बन से अगले ग्लूकोज का 4th कार्बन, फिर इसके फर्स्ट से अगले का 4th, फिर इसके फर्स्ट से अगले का 4th। इस तरीके से कनेक्ट होता हुआ एक स्ट्रेट चेन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, अमाइलोपेक्टिन की बात करूँ, तो ये ब्रांच चेन होती है। ब्रांच का मतलब है कि स्ट्रेट चेन तो होगी ही, उसमें जगह जगह क्या होगी, ब्रांचिंग होगी। तो जो मेन चेन होती है इसकी बिल्कुल अमाइलोज की तरह चलती है, C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू आगे बढ़ती है। जैसे अभी हमने बात की C1 C4 C1 C4 C1 C4 ऐसे चलेगा। अब ब्रांचिंग कहाँ पे होती है, ब्रांचिंग होती है C1 C6। कैसे होती है अभी बना के दिखाएंगे। मतलब जो फर्स्ट कार्बन है ऊपर वाली रो का, एक रो ऐसे चल रही है ऊपर से, दूसरी रो नीचे से चल रही है। अब ऊपर वाले से फर्स्ट और नीचे वाले से 6th कार्बन आपस में सेम वही ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, वाटर को लूज करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, ब्रांचिंग हो जाएगी। कैसे होगी अब हम लोग स्ट्रक्चर बना के देखेंगे इसका, ठीक है। अब ब्रांच्ड होने की वजह से यहाँ पर मॉलिक्यूल ज़्यादा एग्रीगेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, वाटर इनसॉल्युबल हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, वाटर सॉल्युबल हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि जो स्टार्च है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं। अमाइलोज कितना फॉर्म करता है, तो 15 to 20% ऑफ स्टार्च फॉर्म होता है इससे। एंड सेकेंड वन इज अमाइलोपेक्टिन, 80 to 85% फॉर्म करता है स्टार्च का। अमाइलोज क्या है, वाटर सॉल्युबल है। अमाइलोपेक्टिन क्या है, वाटर इनसॉल्युबल है। अमाइलोज स्ट्रेट चेन है, एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से स्ट्रेट चेन में जुड़ते हैं। अमाइलोपेक्टिन कैसे बनता है, तो ये ब्रांच होता है, स्ट्रेट चेन सेम अमाइलोज की तरह चलती है, ब्रांचिंग C1 से C6 के बीच होती है। अब आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ गई हो। तो एक बात इसमें लास्ट चर्चा रह गई है कि अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, ठीक है। तो चलिए अब उसको देखते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अमाइलोज से कहानी को शुरू करते हैं। अमाइलोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे बनाना है। फिर से आपको वही ग्लूकोज का सेम स्ट्रक्चर याद रख करना है। क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर, पायरेनोज स्ट्रक्चर। सबसे पहले हेक्सागन बनाएंगे हम लोग एक, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। यहाँ पे कौन सा कार्बन आएगा आपका, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, काउंटिंग करते चलिएगा ताकि आपको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज समझ आ जाए।
3rd कार्बन, 4th कार्बन, 5th कार्बन और यहाँ से ऊपर क्या लगा होता है, 6th कार्बन लगा होता है। ये आपका 6th कार्बन है, ठीक है। अब मैंने एक रेफरेंस के लिए काउंटिंग दिखा दी है, बाकी में बिल्कुल ऐसे ही काउंटिंग चलेगी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं आपको पता ही होगा, ऑर्डर याद है, OH, OH, H, OH। अब OH के अपोजिट में H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H और यहाँ पे H। ये आपका क्या बना है, अल्फा फॉर्म बना है। अल्फा ही बनाना है क्योंकि अमाइलोज जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट चेन होता है। और किसका होता है, तो अल्फा ग्लूकोज का या अल्फा डी ग्लूकोज कह सकते हैं। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहाँ करानी है, C1 और C4 पे करानी है। चलिए मैंने फर्स्ट बना दिया, सेकंड मॉलिक्यूल भी बना लेते हैं इसका। अब मैं काउंटिंग नहीं करूँगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। O, सेकंड मॉलिक्यूल ये रहा इसका, फटाफट से आप भी स्ट्रक्चर बनाइए साथ में। OH, OH, H, OH, CH2OH, यहाँ पे आया H, यहाँ पे है H, यहाँ पे है OH, यहाँ पे है H और यहाँ पे है H। अब ध्यान रखना है कि C1 और C4 पे, ये C1 है और ये इसका 4th है, मतलब ये C4 है। फर्स्ट कार्बन तो ये है, तो C1 और C4 पे जो OH हैं ये आपस में क्या करेंगे, कंबाइन होंगे। यहाँ से H आया, यहाँ से OH आया, वाटर को लूज करेंगे और इस तरीके से यहाँ पे क्या बन जाएगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इस तरीके से क्या ये बात आपको समझ आ रही है। पीछे डाइसैकेराइड स्मॉलटोज में सेम यही स्ट्रक्चर बनाया गया था। अब आपको करना क्या है, सेम इसी को आगे फॉरवर्ड करते चलना है। सेम आपको इसी को फॉरवर्ड करना है। OH, OH, H, OH, CH2OH, H, OH, OH, सॉरी यहाँ पे H होगा, H, H। फिर से यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहाँ पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही कहानी को आगे बढ़ाना है। मैं इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, अब जनाब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ये कार्बन क्या यही वो ऑक्सीजन है जो आगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाएगा, ठीक समझ रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे बना दूंगा। ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर को, यही आगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाएगा, तो यहाँ पे ऐसे कर दे रहा हूँ इसको कि इस तरह आगे कहानी चलती रहेगी। इसका 4th कार्बन मतलब अपने पीछे के फर्स्ट कार्बन से अटैच होगा, जिसका ये वाला ऑक्सीजन जो है ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाएगा, है ना। सॉरी ऐसे करते हैं इसको, ये वाला ऑक्सीजन, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर दूंगा और कहानी को ऐसे बढ़ा दूंगा। ये इस तरीके से चलता रहेगा। अब ये खैर किसकी बात हो गई, अमाइलोज की बात हो गई। अब एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से। बेहतर तो यही रहेगा कि आप इसको पॉज करें, इसको छोड़ दें यहीं पे, सेल्फ ट्राई करें एक बार। बन गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं बना तो फिर से देखें और फिर ट्राई करें। बहुत सिंपल है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी अमाइलोज को मैं अमाइलोपेक्टिन में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। सेम इसी अमाइलोज को मैं किस में कन्वर्ट कर देता हूँ, अमाइलोपेक्टिन के अंदर। कैसे करूँगा, बहुत ध्यान से देखिए, अमाइलोपेक्टिन। अब अगर मैं अमाइलोपेक्टिन से पूछूँ आपसे, तो आप क्या बताएंगे, कैसा स्ट्रेट है या ब्रांच्ड है, तो आप बताएंगे ब्रांच्ड है, ब्रांच्ड चेन है। किसकी है, सेम वही अल्फ़ा ग्लूकोज या फिर अल्फ़ा डी ग्लूकोज बोले, बात एक ही है। अब देखो अमाइलोपेक्टिन की कहानी ऐसी है कि C1 C4 लिंकेज से एक स्ट्रेट चेन बनता रहेगा जैसा कि बन रहा था बाकियों में, ठीक है। अब क्या होगा, ऐसे ही एक स्ट्रेट चेन और मैं बनाऊंगा नीचे। कैसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा जैसे इसको बनाया था, मगर बनाते समय एक बात का ध्यान रखूंगा कि मुझे उस चेन को नीचे वाली चेन से जोड़ना है। कहाँ जोड़ना है, तो ऊपर वाली चेन का फर्स्ट कार्बन और नीचे वाली चेन का 6th कार्बन। ऊपर वाली चेन का फर्स्ट कार्बन और नीचे वाली चेन का 6th कार्बन। अब कहोगे सर कन्फ्यूजन है, एक मॉलिक्यूल थोड़ी है, किसका फर्स्ट कार्बन ले, कोई दिक्कत नहीं, अभी सॉर्ट आउट कर दिए देते हैं।
आपको ध्यान रखना है कि इधर से अगर मैं इधर से चेन को आगे बढ़ाते चलो तो इधर से आप देखेंगे तो इसका फर्स्ट अगले वाले के फोर्थ से कनेक्टेड रहेगा, फिर इसका फर्स्ट अगले वाले के फोर्थ से। अब क्योंकि हमें ब्रांचिंग करनी है तो मैं क्या करूँगा, ये जो अगले वाला है ये क्या फोर्थ कार्बन है, जी सर, मैं इसके फर्स्ट कार्बन को अभी खाली रखूँगा, मैं इसको अगले फोर्थ वाले से नहीं जोड़ूंगा। क्यों नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि इसको ब्रांचिंग करनी है ना, ये फर्स्ट कार्बन ये ब्रांचिंग करेगा नीचे। अगर इससे आगे बढ़ता बात तो जो आगे वाला होता है वो ब्रांचिंग करता, क्योंकि ब्रांचिंग तो करनी है कहीं पे। तो ध्यान ये रखना है कि जैसे मैं यहाँ बढ़ाते जा रहा हूँ, पीछे तक बढ़ाते जा रहा हूँ, जहाँ मुझे ब्रांचिंग करानी होगी वहाँ मैं नहीं बढ़ाऊंगा आगे, वहीं पे कहानी को रोक दूंगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये थर्ड यूनिट पे आके पीछे से, अभी मुझे यहाँ थर्ड दिखाई दे रहा है, पीछे न जाने कितनी यूनिट रहे होंगे, फिलहाल मैं जो स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ इसमें थर्ड यूनिट पे आके मैं स्टॉप कर रहा हूँ। क्यों स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आगे स्ट्रेट चेन नहीं बढ़ानी है, आगे यहाँ से क्या करनी है, ब्रांचिंग करनी है। अब ब्रांचिंग करते वक्त मैं ध्यान रखूँगा कि इसका मैंने फर्स्ट कार्बन लिया है तो अगले वाला के यहाँ पे कौन सा कार्बन लूँगा, सिक्स्थ कार्बन लूँगा। इसका मतलब मैं स्ट्रक्चर को ऐसे बनाऊँगा, ध्यान से देखना, मैं ऐसा बनाऊँगा कि सिक्स्थ कार्बन जस्ट इसके नीचे पड़े। ठीक है, देखो ध्यान से कैसा बना रहा हूँ मैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ओ रहेगा, क्या ये सिक्स्थ कार्बन है इसका, कौन, ये CH2OH, ये तो सिक्स्थ कार्बन है। अब मैं क्या करूँगा, ऐसा कर दूंगा कि इसका OH निकल गया होगा और यहाँ पर इसने क्या कर ली होगी, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब ध्यान से देखिए, ये कौन सा कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, ये कौन सा कार्बन है, सिक्स्थ। फर्स्ट और सिक्स्थ के बीच में हो गई ब्रांचिंग। बाकी नीचे इसने अपनी ब्रांच जैसे बना रखे थे वैसे बना रखेगा। कैसे बना रखी थी, तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना रखी थी ऐसे, इस तरीके से, जैसे ऊपर वाले ने बनाई है वैसे इसने भी बनाई होगी। यहाँ पे रहा होगा ओ, क्या बात समझ आ रही है, यहाँ पे H रहा होगा, ये OH रहा होगा, ये OH, ये H और ये OH, ये सिक्स्थ कार्बन, ये H, ये OH, ये H, ये H, इसका भी सेम ऐसे ही रहा होगा, OH या OE रख लो फिलहाल इसको, OH, 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 H, और इसका OH तो इसमें बॉन्ड बना लिया तो ऊपर H बचा होगा, यहाँ पे OH बचा होगा, यहाँ H बचा होगा, यहाँ H बचा होगा, और ये भी अगले वाले से बॉन्ड बनाएगा, ध्यान रखना है। तो इसको मैं अभी खाली रख रहा हूँ, ये यहाँ पे मैं इसको ऐसे बना लूँ, अगर आप एतराज़ ना करें तो इसको ऐसे कर ले, ओ यहाँ से कर ले, और मुझे पता है कि यही आगे क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, सॉरी ऐसे, इसको यहाँ से ओ कर लूँ और ये आगे क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा ऐसे। वैसे मैं इसको ऐसे कर लूँ, यहाँ से इसका ओ, और ये आगे क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा ऐसे। तो देख लीजिए ध्यान से, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने अमाइलोज के लिए स्ट्रेट चेन बनाया C1C4 से, अमाइलोपेक्टिन के लिए क्या किया, मैंने दो स्ट्रेट चेन बनाई, एक ऊपर और एक नीचे, सेम जैसे ऊपर बना रहा था वैसे नीचे बनाई। अब ध्यान मैंने ये रखा कि अमाइलोज की, क्योंकि मुझे अमाइलोज के केस में स्ट्रेट चेन बनाना था और अमाइलोपेक्टिन में क्या करानी है, ब्रांचिंग करानी है। तो ब्रांचिंग कराने के लिए मैंने ऊपर वाली चेन को एक जगह ला के स्टॉप कर दिया। क्यों स्टॉप किया, क्योंकि अब ये वाला ग्लूकोज क्या करेगा, नीचे वाली चेन से ब्रांचिंग करेगा। कैसे करेगा, इस ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन वो नीचे वाली के सिक्स्थ कार्बन के साथ क्या बनाएगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज दिखाई दे रही है। ये कौन सी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, तो C1 और C6 वाली है, और इसी ने क्या की है, इसी ने की है ब्रांचिंग। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज दिखाई दे रही है, ये वाली कौन सी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, ये C1 और C4 वाली ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। और इससे क्या बना है, इससे बना है स्ट्रेट चेन। तो ये थी कहानी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन की। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बहुत ही बेसिक चर्चा करेंगे ना, किसकी करेंगे, तो ग्लाइकोजन की करेंगे और सेलुलोज की करेंगे। उसके बारे में बहुत डिटेल बात नहीं करनी है हमको, क्योंकि ज़्यादा डिटेल पढ़ाई इसी की करनी है। हाँ, एक बात हमें ध्यान रखना है कि मैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज वहाँ पे बता दूंगा, कौन कौन कहाँ कैसे होता है। बाकी आपको सेल्फ वहाँ पर प्रोसेस करके अगर स्ट्रक्चर बनाने को आता है, खैर आता नहीं है स्ट्रक्चर बनाने के लिए, मगर इन केस कभी ऐसा हो जाए स्ट्रक्चर बनाने को मिल जाए आपको या ज़रूरत पड़ जाए, तो वो आप उससे सेल्फ प्रोसेस करके उसको बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर इसको हटाते हैं नेक्स्ट। तो ये अगले जो दो पॉलीसेकेराइड्स बचे हुए हैं
उसमें फर्स्ट आपका आता है सेलुलोज और सेकंड आता है आपका ग्लाइकोजन। ठीक है, अब क्योंकि बहुत बेसिक चर्चा इनकी करनी है इसलिए मैं नोट से इसको दिखा दे रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे से नोट्स आ जाएगा और बाकी जिनके पास है वो साथ में लेके बैठेंगे, बेहतर रहेगा। ठीक है, तो जैसे मैं सेलुलोज के बारे में अगर फर्स्ट पॉइंट बताऊँ तो ये कह रहा है अकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है और स्पेशली प्लांट्स में क्यों पाया जाता है, क्योंकि आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि जब प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अब ध्यान रखिए, कोई भी प्लांट होगा उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, सेल होगी, और हर प्लांट सेल का सेल वॉल किससे बना होगा, सेलुलोज से बना होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लांट्स के अंदर एक्सक्लूसिवली ये अकर करता है या मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। बहुत ही जेन्युइन बात है और बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर सेल का, प्लांट सेल का सेल वॉल ही अगर आप देखोगे सेलुलोज से बना हुआ है तो बहुत ही जाहिर सी बात है कि पूरे प्लांट के अंदर सबसे ज़्यादा एबंडेंट कौन होगा, तो सेलुलोज होगा। वो भी कौन सा, कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट कह रहा है कि द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। अब अगर आपको पता है प्लांट का एक सेल ही सेलुलोज से बना हुआ है तो जाहिर सी बात है कि पूरी प्लांट किंगडम में सबसे ज़्यादा एबंडेंट क्या होगा, सेलुलोज होगा। तो पूरी प्लांट किंगडम के अंदर द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये क्या, सेलुलोज। थर्ड पॉइंट है कि अ प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, पहले ही हमने चर्चा कर लिया। फोर्थ कह रहा है कि स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड्स कंपोज्ड ओनली बीटा डी ग्लूकोज यूनिट C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये कह रहा है कि इसमें बीटा डी ग्लूकोज होता है, किसकी बात कर रहे हैं हम, बीटा डी ग्लूकोज होता है। हम बात कर रहे हैं किसकी, सेलुलोज की। केवल बीटा डी ग्लूकोज होता है और चेन कैसी होती है, स्ट्रेट चेन होती है। तो क्या आप बना सकते हो इसका स्ट्रक्चर, ट्राई तो कर ही सकते हैं हम लोग। चलिए आइए ट्राई करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ बीटा डी ग्लूकोज, एक बना लिया, यहाँ पे दूसरा बना लेता हूँ, चलिए यहाँ पे तीसरा भी बना लेता हूँ। क्या मुश्किल लग रहा है क्या, नहीं मुश्किल नहीं लगना चाहिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सबसे ऊपर क्या लिखना है हमें, CH2OH। यहाँ पे क्या लिखना है, CH2OH। यहाँ पे क्या लिखेंगे, CH2OH। ठीक, अच्छा CH2OH के नीचे क्या रहेगा, H। अब ऑर्डर कहता है OH किसके लिए, अल्फा के लिए। तो बीटा में क्या हो जाएगा, OH नहीं आएगा, यहाँ पे H आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH सेम, OH अब आपको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहाँ पे करानी है, तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज करानी है आपको C1 पे। आपको पता है ना ये C1 कार्बन है, ये C1 है और ये क्या है, ये आपका C4 कार्बन है। तो C1 और C4 पे क्या करानी है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, OH मिलेंगे। तो इस बार आप ध्यान से देखोगे तो ये OH हटेगा और यहाँ से H हटेगा और इनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ से कनेक्ट करेगा। क्या ये बात आपको समझ आ रही है, ऑक्सीजन यहाँ से ऐसे कनेक्ट करेगा तो N बनता हुआ समझ आएगा आपको। सेम यहाँ पर भी, यहाँ से O हट जाएगा, H हट जाएगा, यहाँ से भी H हट जाएगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म होगी। समझ आ रही बात। अब आगे ध्यान क्या रखना है, आगे ध्यान ये रखना है कि ये वाला O ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसे बनाएगा, इस तरीके से बनाएगा O
इस तरीके से, तो यहाँ पे कहानी इस तरीके से आगे बढ़ेगी। और ये वाला ओ कैसे बनाएगा, इस तरीके से बनाएगा, तो कहानी आगे यहाँ से इस तरीके से बढ़ेगी। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, किसका, सेलुलोज का। ठीक है, क्या मुश्किल था? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं था। आप आराम से देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्लाइकोजन के बारे में। ठीक है, ग्लाइकोजन के बारे में जो फर्स्ट फैक्ट है वो कह रहा है कि द कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया ये बात कि ग्लाइकोजन जो होता है वो स्टोरेज सोर्स होता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का सोर्स होता है। किसके लिए? ह्यूमन के लिए। अच्छा, प्लांट के लिए क्या होता है? प्लांट के लिए होता है स्टार्च। मतलब प्लांट किस फॉर्म में स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट को? स्टार्च के फॉर्म में। तो एनिमल किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? एनिमल स्टोर करते हैं किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अब अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछूं कि एनिमल कंज्यूम किस फॉर्म में करते हैं कार्बोहाइड्रेट को? सबसे ज़्यादा कंज्यूम किस फॉर्म में करते हैं? मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइटरी सोर्स क्या है कार्बोहाइड्रेट का? किसके लिए? ह्यूमन बीइंग के लिए या एनिमल्स के लिए कह सकते हैं। तो क्या बोलेंगे? स्टार्च। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि प्रेजेंट इन लीवर, मसल्स एंड ब्रेन। प्रेजेंट इन लीवर, मसल्स एंड ब्रेन। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लीवर में प्रेजेंट होता है, मसल्स में प्रेजेंट होता है और ब्रेन में प्रेजेंट होता है। एक पॉइंट ऊपर छूट गया, कह रहा आल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। इसको हम लोग एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। देखिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, एनिमल स्टार्च के रूप में भी इसको जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू सिमिलर स्ट्रक्चर एज अमाइलोपेक्टिन। अब ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, एमसीक्यू भी आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनिमल स्टार्च। तो क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजन। दूसरा एक रीजनेबल क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, लॉजिकल रीजनिंग का, कि वाई ग्लाइकोजन इज आल्सो रिगार्डेड एज एनिमल स्टार्च और आल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च? बिकॉज ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर एज अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन के साथ इसका स्ट्रक्चर मिलता जुलता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? एनिमल स्टार्च बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हेन द बॉडी नीड्स ग्लूकोज। जब बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है, इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो ग्लूकोज चाहिए होता है बॉडी को। तो एंजाइम जो होते हैं बॉडी के अंदर वो ब्रेक करते हैं किसको? ग्लाइकोजन को, और क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। इसका मतलब ये ग्लाइकोजन भी आपका किसका पॉलीमर होता है? ग्लूकोज का ही होता है। एंजाइम इसको ब्रेक करके ग्लूकोज अलग कर देते हैं जब बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी यानी ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब इसमें एक और छोटा सा पॉइंट रह गया है जिसको ऐसे डिस्कस करके ख़त्म करते हैं, वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंस क्या है? ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है इसेंशियल फॉर लाइफ इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल दोनों ही चीज़ों के लिए जो लाइफ को सर्वाइव करने का इसेंशियल सोर्स क्या है? फूड सोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों की ही लाइफ स्पैन के लिए एक इसेंशियल कंपोनेंट है क्या? कार्बोहाइड्रेट। आगे कह रहा है यूज्ड एज स्टोरेज मॉलिक्यूल एज स्टार्च इन प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल्स। अब देखो, प्लांट है, एनिमल है, सबको वर्क करने के लिए चाहिए एनर्जी। तो एनर्जी कैसे मिलेगी? एनर्जी मिलेगी स्टोर करने से। ऐसे तो इंस्टेंट एनर्जी तो लेंगे, ख़त्म हो जाएगी तुरंत। तो एनर्जी को ही स्टोर प्लांट किस फॉर्म में करते हैं? स्टार्च। आप कहोगे सर स्टार्च में एनर्जी कैसे स्टोर होती है? तो हम ऐसे कहेंगे कि स्टार्च क्या है? ग्लूकोज को ही स्टोर करके रखा है प्लांट ने। अब ग्लूकोज जब डीकम्पोज होगा वहाँ से तो क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। उस एनर्जी से क्या करता होगा? तो प्लांट अपना ट्रांसपोर्टेशन का काम करता होगा उससे। ठीक है, प्लांट की सेल है, वहाँ भी पावर हाउस है, उसको भी वर्क करना होता है। नेक्स्ट अगर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल के अंदर भी सेल को अगर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वो किसको ब्रेक करता है? ग्लूकोज को ब्रेक करता है। अब ग्लूकोज रहना चाहिए, ग्लूकोज रहता किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली प्लांट जो है स्टार्च को स्टोर करते हैं। क्या? एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। अगर स्टार्च को स्टोर कर रहे हैं तो मतलब क्या स्टोर कर रहे हैं? एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। और जो एनिमल होते हैं वो भी एनर्जी स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स फॉर मेनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, पेपर, लिकर एंड ब्रेवरीज। ये जो इंडस्ट्रीज है, कॉमन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल हो गया, पेपर हो गया, लिकर हो गया, ब्रेवरीज, इनमें जो जितने भी तरीके के मटेरियल बनाए जाते हैं इसमें से मेजॉरिटी ऑफ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। ठीक है,
अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इसके, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, उसको नेक्स्ट सेशन में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। पहले हम एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू सो मच।